नमस्कार दोस्तों, सेठ छाजूराम जी की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते, लेकिन हालातों का सामना करते हुए कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग मजबूत होकर निखर जाते हैं। गरीबी से अमीरी का फासला इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने तय किया है, लेकिन झूठ की बुनियाद पर टिका साम्राज्य विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों का, राहुल चोकसी जैसे लोगों का बिखर गया। ताश के पत्तों की तरह वो बिखर जाता है। लेकिन जिसके उसूल होते हैं, जिसके काम में ईमानदारी होती है, वो एक दिन सेठ छाजूराम बन जाता है। सेठ छाजूराम जी के जीवन पर अध्ययन करते हुए मुझे एक बात समझ में आती है कि उनकी जिंदगी का जो मकसद है वो अमीर बनना नहीं था। उन्होंने सिर्फ ईमानदारी, मेहनत, लगन से अपना काम किया, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई और दान को सबसे पहले रखा। बदले में भगवान उनको दौलत देता गया। ऐसा नहीं कि सेठ छाजूराम जी ने जीवन में उतार चढ़ाव नहीं देखे। कई बार तो उनके बहुत अपमान भरे घूंट उनको पीने पड़े, अपमान के घूंट पीने पड़े उनको। लेकिन एक दिन जिनका अपमान ये समाज करता है, एक दिन ये दुनिया उसको सल्यूट करती है। एक घटना मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जिन दिनों चौधरी छाजूराम कलकत्ता पहुंचने के बाद कारोबार के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन दिनों हमारे देश में छुआछूत अपने चरम बिंदु पर था। आज तो यह जमाना बीत चुका है, लेकिन उस समय जातियों का अहंकार बहुत बड़ा था। उस वक्त वर्ग व्यवस्था थी, उसके अनुसार ब्राह्मण और वैश्य उच्च वर्ग में माने जाते थे। जाट और दूसरी किसान जातियों को उस समय जब बौद्ध धर्म का विनाश हुआ तो शूद्र और मल्लेच्छादी कहकर पुकारा जाने लगा था। और इसी कारण 8वीं सदी में राजपूत संघ की स्थापना हुई थी और राजपूतों को फिर क्षत्रिय घोषित कर दिया गया था और जाटों को फिर शूद्र वर्ण में डाल दिया गया था। उन दिनों ठीक उसी प्रकार से ही जाट अछूत माने जाते थे, जिस प्रकार आज कुछ समाज के लोगों को दलित जिनको कहा जाता है। कलकत्ता में भी युवक छाजूराम का दर्जा तब एक अछूत का ही था। कलकत्ता में जब छाजूराम जी ने कोठरी किराए पर ली थी तो उन्होंने हाथों से खाना बनाकर खाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब व्यापार में थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी और समय की जब कमी होने लगी तो उन्होंने वहां एक ढाबे पर जाकर भोजन करना शुरू कर दिया। यह ढाबा एक पंडित जी का था और वो उत्तर भारत से ही था। उस ढाबे में उस वक्त उच्च वर्ग के लोग ही भोजन करने आते थे और उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें ना उस ढाबे वाले का कोई दोस्त था और ना ही किसी और का। लेकिन इसकी वजह से छाजूराम को जरूर अपमान के घूंट पीने पड़े। एक अछूत और क्षुद्र उसी ढाबे में खाना खाए जिसमें उच्च वर्ग के लोग खाते हों, वहां भोजन करने वालों को यह बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन जब छाजूराम ढाबे में भोजन करने आए तो वहां पहले से भोजन कर रहे दूसरे लोगों के माथे पर बल पड़ गए। भोजन करने के बाद वो ढाबा मालिक से मिले और कहा कि पंडित जी, ये क्या हो रहा है आपके ढाबे में? आप इस ढाबे पर अछूत व शूद्र लोगों को भोजन करवाते हैं। अगर आपको यही सब करना है तो कल हम लोग आपके ढाबे पर भोजन करने नहीं आएंगे। और जाते जाते लोग ये भी कह गए कि हम देखेंगे कि कल से ये आपके ढाबे पे भोजन करेंगे या हम करेंगे। इस तरह से लोग ढाबे मालिक को चेतावनी देकर चले गए। चौधरी छाजूराम वहां खड़े होकर उनकी बात सुन रहे थे। उनको दिल को बहुत भारी धक्का लगा। उनकी भूख जाती रही और छुआछात की यह कैसी वेदना है वो इस बारे में सोचने लगे। ढाबे का मालिक छाजूराम की यह दुविधा समझ गया और कहा कि भाई, आपने तो सब कुछ सुन लिया है, अब तुम चाहोगे कि तेरी वजह से मेरा ढाबा बंद हो जाए? छाजूराम ने गर्दे लेकर हिलाकर कहा कि भाई पंडित जी, भला ऐसे कैसे चाहूंगा कि आपका नुकसान हो? अगर आपके यहाँ मेरे भोजन करने से आपका ढाबा पवित्र होता है और दूसरे लोग यहाँ भोजन नहीं करेंगे तो मैं खुद यहाँ भोजन करने कभी नहीं आऊंगा। मैं खुद जिंदगी में इतने अभाव और मुसीबतें देख चुका हूं कि मेरी वजह से कोई मुसीबत में पड़े, ये तो मैं कभी नहीं चाहूंगा। आप पंडित जी मेरा आज तक का हिसाब जोड़ दें, मैं चुकता कर देता हूं। यह सुनकर ढाबा मालिक बुरी तरीके से हड़बड़ा गया। उसने सोचा था कि छाजूराम जी तो इस बात का विरोध करेंगे, झगड़ा करेंगे, बहस करेंगे, अपमान भरे शब्द उनको कहेंगे, लेकिन छाजूराम किस मिट्टी के बने हुए हैं। ढाबा मालिक का अंदर तक सब कुछ कचोट गया और उसने कहा कि आज आज खाना खा लो, कल से मत आना। छाजूराम ने इनकार में गर्दन हिलाई और कहा कि इतना कुछ सुनने के बाद अब मैं यहां भोजन कर ही नहीं सकता। मेरे गले से कोई कोर उतरेगा ही नहीं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने दिनों तक आपने भोजन करवाया, मैं कोई और व्यवस्था कर लूँगा। फिर उस ढाबे से चोई छाजूराम बुझे मन से वापस चल पड़े और सोचने लगे कि कैसे इंसान ने तो सब लोग एक बनाए, लेकिन कैसे इस जाति प्रथा ने इंसान का इंसान से भेदभाव कर दिया। उन्होंने मन ही मन यह संकल्प लिया कि जीवन में कभी मौका मिला तो मैं जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने दूंगा या करूंगा नहीं। अगले दिन उन्होंने किसी और ढाबे में अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया जहां इस तरह की कोई मनाही नहीं थी, और उसी दृढ़ता से परिश्रम से अपना काम करने लगे। इतिहास गवाह है कि ऐसी घटनाओं ने बहुत साधारण लोगों को भी महापुरुष बनने की प्रेरणा दी है। चाहे चोई छोटराम हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, पता नहीं कितने ही महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया और इसके बावजूद स्वयं को सर्वोत्तम महान पुरुष साबित करके दिखाया। सेठ छाजूराम ने भी अपने पुरुषार्थ से ऐसा कर दिखाया। और कहते हैं ना दोस्तों कि ईश्वर सच्चे लोगों की प्रार्थना जरूर सुनता है। वक्त ने फिर पलटा खाया और देखते ही देखते युवक छाजूराम की गिनती क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े कारोबारियों में होने लगी। वहां के लोगों में उनका सम्मान बढ़ गया। पैसा आता है तो सम्मान गेहूं के साथ तूड़ी की तरह आता है। जो लोग कभी छाजूराम को पसंद नहीं करते थे वो अब उनकी हाजिरी मारने की कोशिश करने लगे। और हद तो तब हो गई जब उस ढाबे में नियमित भोजन करने वाले लोगों ने ढाबा मालिक पंडित जी को कोसना शुरू कर दिया। कभी ये लोग कहा करते कि ये अछूत यहाँ भोजन नहीं करेगा। वो जब भोजन करने आते तो कहते, पंडित जी इतने बड़ा आदमी आपके यहाँ भोजन करने आता था, लेकिन आपसे ये बात हजम नहीं हुई और आपने उनको मना कर दिया। और ये भी कहना शुरू कर दिया कि छाजूराम तो किसी भी प्रकार से शुद्र और अछूत नहीं है। बड़े बड़े लोग उनको अपने यहाँ भोजन करने बुलाते हैं, प्रेम पूर्वक भोजन करवाते हैं। और यह भी सच था कि जिन लोगों से छाजूराम कभी काम मांगने गए और खाली हाथ लौटे, वो भी अब ये कोशिश करने लग गए थे कि किसी तरह से छाजूराम जी के साथ उनके संबंध बने और उनका साथ लगकर वो भी जीवन में तरक्की करें। जब लोगों के ताने मारने का जो सिलसिला है वो बढ़ने लगा तो एक दिन वो ढाबा मालिक पंडित जी, काफी उम्र उनकी हो चुकी थी, भारी हिचकिचाहट के साथ चोई छाजूराम से आकर मिला। उम्र में वो छाजूराम से काफी बड़े थे, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे उस वक्त उन लोगों का मजबूती से मुकाबला करना चाहिए था जिन्होंने तुम्हें अछूत और शुद्र कहा था। मैं आज तेरे से माफी मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं कि एक दिन मेरे ढाबे पे दोबारा आना। अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं देख लूंगा। उस वक्त तक सेठ छाजूराम को हालात और वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया था, इसलिए वो ये बात सुनकर हंसने लगे और हाथ जोड़कर कहा कि पंडित जी कैसी बात कर रहे हो। मेरा विश्वास करें मैं आपसे नाराज नहीं हूं। सब वक्त का खेल होता है। जब मेरा खराब वक्त चल रहा था तो आपने भोजन करवाने से इनकार कर दिया था। आज ईश्वर ने मुझे किसी काबिल बनाया है तो आप मुझे खुद अपने ढाबे पर बुलाने आए हैं। यह संसार का दस्तूर है और चलता रहेगा। आप मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। अब पंडित जी ने कहा कि बेटा सेवा तो यही कि मेरे ढाबे पर भोजन करने आ जाओ, मेरा पाप धुल जाएगा। छाजूराम ने इनकार में गर्दन हिलाई और कहा कि पंडित जी मैं माफी चाहता हूं। ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी हुई है कि अब मुझे किसी ढाबे पर जाकर भोजन करने की जरूरत नहीं रही, इसलिए मैं आपको ये कष्ट नहीं दे पाऊंगा। हाँ, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट होता था और उसका स्वाद मुझे हमेशा याद रहेगा। इतना कहने के बाद उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला। वो 100 रुपए अब 1 लाख रुपए जैसे हैं, और ढाबा मालिक को दिया और कहा कि इसे स्वीकार करो पंडित जी। मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो कभी भी अपना बच्चा समझकर यहाँ आ जाइएगा और मुझ पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ढाबा मालिक खुले दिल से सेठ छाजूराम को सैकड़ों आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। और बताया जाता है कि इसके बाद यही ढाबा मालिक हर 6 महीने के बाद जब तक जिंदा रहा छाजूराम से मिलने आता और हर बार छाजूराम जी उसको 100 रुपये देकर विदा करते। धीरे धीरे करके वो कारोबार में तरक्की करते गए और सेठ छाजूराम कहलाने लगे। देश के धनी लोग उनसे मिलने का इंतजार करते थे, तब भी वो अपने गरीबी और तंगी के दिनों को नहीं भूले। संस्कारी व्यक्ति कभी अपना अतीत नहीं भूलता है। वो अपने दोस्तों को बताया करते थे अपने अनुभव। भूतपूर्व मंत्री चौधरी सूरजमल खंडेवाला को भी एक बार उन्होंने बताया था कि चौधरी साहब
मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं एक छोटी सी किराए की कोठड़ी में यहाँ रहा करता था। वो एक ऐसी कोठड़ी थी जिसमें सर्दी, गर्मी, बरसात से जरा सा भी बचाव नहीं होता था। गर्मी झुलसाती थी, सर्दी कंपकपाती थी, बरसात आती थी तो कोठरी में रखा मेरा सारा सामान भीग जाता था। मैं उस सामान को भीगने से नहीं बचा पाता था। उस कुएं जैसी कोठरी में अपने पूरे पैर भी नहीं फैला पाता था। और देखो ईश्वर कितना मेहरबान है, वह सब देखता है। उसने मेरी ओर भी देखा और मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि युवक छाजूराम ने कलकत्ता में बहुत बुरे दिन देखे थे, लेकिन वही युवक छाजूराम जब सेठ छाजूराम बने तो 1928 में कलकत्ता के नए बाजार अलीपुर में 21 भवन और कोठियों के मालिक वो थे। उन्होंने जीवन में इतनी दौलत देखी जिसकी गिनती वो नहीं कर सकते थे। और सच तो यह कि उन्होंने कभी गिनती की भी नहीं। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि जो धन ईश्वर ने मुझे दिया है उसका सार्थक उपयोग हो। जब भी कहीं दान देने या किसी का सहयोग करने का वक्त आया, उन्होंने अपने दोनों हाथ खोल दिए, अधिक से अधिक पीड़ित मानवता की सेवा की। और सेठ छाजूराम का नाम जब तक ये जमाना रहेगा दोस्तों, उनका नाम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उन्होंने अपना अतीत नहीं भूला। आप कितने ही धन कुबेर देख लीजिए दोस्तों, जो अपना अतीत भूल जाते हैं, जो अपने उसूल भूल जाते हैं, उनका हाल विजय माल्या, नीरव मोदी जैसा होता है। सथाई लोग से वही धन और कारोबार में जुड़े रहते हैं जिनके पास संस्कार होते हैं, जिनके अपने उसूल होते हैं, जो समाज के लिए कुछ देते हैं। बहुत बिजनेसमैन इस देश में हुए, लेकिन फिर भी हम रतन टाटा को क्यों याद करते हैं? रतन टाटा की इज्जत दूसरे लोगों से ज्यादा क्यों है? क्योंकि जिन लोगों ने केवल अपने बारे में सोचा, उनको ये दुनिया भुला देती है। लेकिन जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, उनको ये दुनिया याद रखती है। किसी भी महापुरुष का उदाहरण लीजिए, खुद के लिए काम करने वालों को ये जमाना याद नहीं रखता है। सेठ छाजूराम जी खुद के लिए कभी जिए ही नहीं। वो कहते थे कि जितना मैं समाज को देता हूं, समाज मुझे उससे दोगुना लौटा देता है। इसलिए उनके पास कभी धन की कमी ही नहीं हुई। वो जब तक जिंदा रहे राजा की तरह जिए। लेकिन वो ये अतीत नहीं बोले कि कलकत्ता की एक गंदी सी कोठड़ी में भी मैं रहता था। वो अपने दोस्तों को अपने बुरे दिनों की बताया करते थे। बुरे दिनों में जिन जिन लोगों ने उनका अपमान किया, उनको उन्होंने दुश्मन नहीं बनाया। वक्त पड़ा तो फिर उन लोगों की भी मदद की। आप अंदाजा लगाइए कि जिस ढाबे से उनको भूखे लौटना पड़ा हो, उसी ढाबा मालिक को वो हर छठे महीने जब मिलने आते 100 रुपए दिया करते थे। कितना बड़ा दिल चाहिए दोस्तों। हम कई बार कह देते हैं कि माफ करने वाला बड़ा होता है, लेकिन असलियत में माफी देना कोई आसान काम नहीं होता। बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। कल दोस्तों हम बात करेंगे उनके शेयर कारोबार की। आजकल शेयर ट्रेडिंग का जमाना है दोस्तों, और अभी अभी पिछले दिनों खबर आ रही थी कि एनएससी की जो अध्यक्ष थी, वो किसी बाबा से शेयर कारोबार की टिप्स लेती थी। लेकिन सेठ छाजूराम जी ने किसी से शेयर कारोबार के टिप्स नहीं लिए, और एक समय पर भारत के सबसे बड़े शेयर किंग थे वो। एक समय पर भारत के सबसे बड़े जूट किंग थे सेठ छाजूराम। कैसे बने वो शेयर किंग और कैसे बने वो जूट किंग, इसकी कहानी कल 3 बजे हम आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। 3 बजे का ये वीडियो। राजनीति की बातें करते करते हम सेठ छाजूराम जी की बातें इसलिए करने लगे क्योंकि समाज में जो बड़े लोग हुए हैं, पुरुष हुए हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, उनके वीडियो भी बनने चाहिए। अगर हम अच्छी चीजें नहीं बनाएंगे तो फिर मजबूरी में बुरी चीजें देखनी पड़ेंगी। अच्छी चीजें, अच्छे लोग, सबका जमावड़ा होना चाहिए। और मुझे लगता है हरी भूमि टीवी पर हम अच्छे लोगों का, या समाज को जो दिशा देने वाले लोग हैं, उनको एक साथ एक मंच पर लाने में मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सफल रहा हूं। और ऐसी सार्थक चीजें आपने जब डिमांड की तो बनाई गई। देखिए, अगर आप ये कहते ही नहीं कि ये चीज अच्छी लग रही है तो बनती ही नहीं वो चीजें। ना ही राजनीति की पुरानी बातें, जो उसूलों की राजनीति होती थी, उनका जिक्र होता, ना ही सेठ छाजूराम जी का जिक्र होता, और ना ही अब हम आगे आने वाले समय में जिन महापुरुषों का जिक्र करेंगे उनका जिक्र होता। तो इस कोशिश को दोस्तों आपका समर्थन चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप जब तक मुझे कहते रहेंगे तब तक मैं ये वीडियो बनाता रहूंगा। ऐसे
ऐसे सैकड़ों वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको थोड़ा फैलाने में मदद करें ताकि अच्छी चीजों का फैलाव हो। 2-4 ऐसे लोगों को, ऐसे आपके घर में अगर युवा साथी हैं, उनको ये वीडियो भेजा करें, दूसरे लोगों को भेजा करें, ताकि ताकि जो कोशिश हम कर रहे हैं, जो मेहनत हम कर रहे हैं, उनका फिर फैलाव हो, पता लगे लोगों को। और पता लगेगा तो फिर लोग जुड़ेंगे, देखेंगे, फिर और ज्यादा मेहनत करेंगे और दूसरे महापुरुषों के बारे में बताएंगे। चलती रहेंगी दोस्तों, कभी समाज की बातें, कभी राजनीति की बातें। मकसद एक ही है कि अच्छे विचार फैलें, अच्छी सोच बने, बुरी चीजों का फैलाव कम हो, युवा पीढ़ी भटके ना, युवा पीढ़ी हमारे अतीत को देखे, हमारे महापुरुषों को देखे, उनसे प्रेरणा ले। उधार के महापुरुष किसी काम के नहीं होते दोस्तों। अगर समाज के बीच में हमारे पड़ोस से उठा हुआ किसी व्यक्ति के जीवन से हम कोई संकल्प या सबक लेते हैं, वो स्थायी रहता है। हमारे समाज में बहुत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस समाज को दिशा दिखाई है। उनके बारे में जानेंगे हम, उनके बारे में बताएंगे हम। यही एक कोशिश है दोस्तों। और आप प्यार करते हैं, आप शाबाशी देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने कोई अनुभव हो तो कमेंट जरूर किया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे 3 बजे। कैसे बने वो जूट किंग और कैसे शेर के महारथी सेठ छाजूराम बने, इसकी कहानी हम कल डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।